लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ इकोलॉजी। तो इकोलॉजी क्या है, एक बार उसका फिर से है, हम एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। तो इकोलॉजी इज़ अ सब्जेक्ट विच स्टडी द इंटरैक्शन एमंग ऑर्गेनिज्म एंड बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स फिजिकल एबायोटिक एनवायरनमेंट। इकोलॉजी में क्या करते हैं, हम एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या संबंध है उसका अध्ययन करते हैं, या केवल ऑर्गेनिज्म के बीच में उपस्थित संबंध का ही नहीं बल्कि एक ऑर्गेनिज्म का उसके चारों ओर उपस्थित उसके एनवायरनमेंट से, उस एनवायरनमेंट में बहुत सी एबायोटिक चीज़ें भी आती हैं जैसे सॉइल, टेम्परेचर, वाटर, इन सब के साथ उसका किस तरह से संबंध है इसका भी हम अध्ययन करते हैं। आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिज्म का उसके एनवायरनमेंट से किस तरह से संबंध स्थापित किया जा सकता है। जैविक स्तर पर पारिस्थितिकी दैट मीन्स इकोलॉजी मूल रूप से कार्य की पारिस्थितिकी दैट मीन्स फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आर अडेप्टेड टू दियर एनवायरनमेंट इन टर्म्स ऑफ नॉट ओनली सर्वाइवल बट ऑल्सो रिप्रोडक्शन। प्रत्येक जो ऑर्गेनिज्म है वो एक एनवायरनमेंट में क्यों रहता है, वो एक एनवायरनमेंट में केवल सरवाइव करने के लिए ही नहीं बल्कि वो उस एनवायरनमेंट में इसलिए है क्योंकि वहाँ पे रिप्रोडक्शन की स्थितियाँ भी उसके अनुकूल है। रीजनल एंड लोकल वेरिएशन विद इन ईच बायोम लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ वाइड वेराइटी ऑफ हैबिटेट। प्रत्येक आवास में जो अंतर देखने को मिलता है वो उसके रीजनल एंड लोकल वेरिएशन के कारण होता है। ऑन प्लैनेट अर्थ the lives exist not just in a few favorable habitat but even in extreme and harsh habitat। हमारे मतलब हमारा ये जो प्लैनेट है अर्थ, यहाँ पे हमें जीवन केवल कुछ अनुकूल आवास में ही देखने को नहीं मिलता है बल्कि कुछ ऐसी कंडीशंस में भी हमें लाइफ यहाँ पे देखने को मिलता है जो कि बहुत एक्सट्रीम एंड हार्श है। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था थर्मो एसिडोफिल्स, मतलब कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल उबलते हुए जल में, मतलब उबलते हुए झरनों में जो कि बहुत अम्लीय जल है उसमें भी वो कुछ बैक्टीरिया उपस्थित होते हैं। इवन हमारे इंटेस्टाइन में भी लगभग 100 तरह के बैक्टीरिया उपस्थित होते हैं। तो वहाँ की कंडीशन बहुत ही एक्सट्रीम एंड हार्श है। तो उस कंडीशंस में भी आपको लाइफ उपस्थित, मतलब जीवन की उपस्थिति देखने को मिल जाएगी। प्रत्येक जीव का, अब यहाँ पे एक डेफिनेशन है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रत्येक जीव का उन परिस्थितियों का एक निश्चित परास होता है जिसे वह सहन कर सकता है। उपयोग किए जाने वाले संसाधनों की विविधता तथा पारितंत्र में उसकी एक विशिष्ट क्रियात्मक भूमिका होती है। यह सब सामूहिक रूप से उसका निके बनाते हैं। इसका मतलब क्या है कि हर जीव उसको सरवाइव करने के लिए क्या क्या कंडीशंस चाहिए, या उसको मतलब अगर उसको हम कुछ एक्सट्रीम, जैसे कि मान लो कि हमारा टेम्परेचर है तो एक ह्यूमन बीइंग को कितना एक्सट्रीम टेम्परेचर हम दे सके कि वो उसको सहन कर पाए। तो हमारी बॉडी में मैक्सिमम 50, 51 या 52 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हम सहन कर पाते हैं, बट उससे अबव अगर हम जाएंगे तो हमारे बॉडी के अंदर जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है वो होनी बंद हो जाएगी। तो वो क्या होगा, वो एक 51 या 52 डिग्री सेल्सियस हमारे बॉडी का एक एक्सट्रीम टेम्परेचर होगा जिसे हम सहन करने योग्य होंगे। तो वो हमारा एक एनवायरनमेंट है कि प्रत्येक जीव का उसके चारों ओर का जो एनवायरनमेंट है उसमें उपस्थित सभी संसाधनों को वो किस तरह से अपने उपयोग, मतलब उसका उपयोग वो कर सकता है और उसका उपयोग वो किस सीमा तक ले जाके उसको कर सकता है, वही उसका निके कहलाता है। अब देखते हैं बायोम क्या होता है। तो बायोम इज वेरी लार्ज कम्युनिटी where all different kind of species aggregate together which are living in a particular area and they interact with each other as well as with the abiotic factors। यहाँ पे हम कुछ बायोम को डिस्कस करेंगे। वहाँ यहाँ पे, हाँ, या आपके एनसीईआरटी का ही फिगर है। यहाँ पे जैसे डेजर्ट, तो
डेज़र्ट में अगर हम देखेंगे तो यहाँ का जो एनुअल टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, लेकिन मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन अगर हम बारिश की बात करें तो यहाँ पे 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश यहाँ पे देखने को मिलता है डेज़र्ट में। इसके बाद ग्रासलैंड, ये दूसरा बायोम है। ग्रासलैंड का अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 30 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है, और इसका यहाँ पे जो वर्षा होती है वो 50 से 100 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पे डिफरेंट बायोम्स के नाम लिखे हुए हैं, डेजर्ट, ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल, रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, कॉनिफर फॉरेस्ट, आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा। तो ये आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पे कि मतलब जहाँ पे कि बहुत बर्फ़ होती है, और यहाँ पे आपको बहुत बड़े बड़े पेड़ नहीं दिखेंगे, यहाँ पे आपको शैवाल या छोटी छोटी वनस्पतियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। कॉनिफर्स में जैसे यहाँ पे आपके आ जाएंगे पाइनस ट्री, सिड्रस ट्री आएंगी, ये आपके हिल एरिया के रीजन के प्लांट होते हैं कॉनिफर फॉरेस्ट। टेम्परेट फॉरेस्ट जहाँ पे हम हैं, गाज़ीपुर हमारा टेम्परेट फॉरेस्ट के अंतर्गत आएगा। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यहाँ पे ऐसे वर्षा वन आएंगे, देखो रेन है मतलब जहाँ पे हमेशा बारिश होती रहती है। इसके बाद ग्रासलैंड जहाँ पे आपको बहुत बड़े बड़े पेड़ नहीं देखने को मिलेंगे, केवल घासें देखने को मिलेंगे, और डेजर्ट तो आप जानते ही हो, रेगिस्तान। तो ये कुछ बायोम्स के नाम हैं जिसको कि आपको याद रखना ज़रूरी है। तो इन सभी के अंदर आपको अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि उनके पारितंत्र मतलब उनके जैसे डेजर्ट में जो ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलेंगे उनकी सहन करने की क्षमता टेम्परेट फॉरेस्ट में पाए जाने वाले जीवों से अलग होगी। ठीक है, डेजर्ट में उपस्थित जो जीव होंगे वो जितने एक्सट्रीम टेम्परेचर को सहन कर सकने योग्य होंगे, टेम्परेट फॉरेस्ट में आपको वैसा देखने को नहीं मिलेगा। सिमिलर वे में जो कॉनिफर जो फॉरेस्ट में पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो उनमें ठंड को सहने की क्षमता उतनी नहीं होगी जितनी आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा को होगी। तो अगर हम रीजनल एंड लोकल वेरिएशंस अगर हम करते जाएं तो रीजनल एंड लोकल वेरिएशंस के अकॉर्डिंग हमें वहाँ पे मिलने वाले ऑर्गेनिज्म भी हमें अलग अलग तरह से देखने को मिल जाएंगे। अब ये रीजनल एंड लोकल वेरिएशंस ये क्यों होते हैं, तो ये कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे सारे के सारे एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में, देन हम पढ़ेंगे कुछ बायोटिक फैक्टर्स के बारे में। तो कल का जो वीडियो होगा वो एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में होगा। थैंक यू।